विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय राज कपूर अभिनीत फिल्मों में आम आदमी का चित्रण। दो 2022 के कान फिल्म समारोह पर एक रपट, विश्व संगीत दिवस पर एक लघु फीचर, फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों का योगदान और स्मृति शेष में पार्श्व गायक के को नमन। रहे आना रहे याद आएंगे ये पल। 2 जून को होता है अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर की याद का दिन। उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। उनकी याद में सुनिए चित्र भारती का इस बार का संपादकीय राज कपूर अभिनीत फिल्मों में आम आदमी का चित्रण। हिंदी सिनेमा अपने समय और समाज का आईना रहा है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद राष्ट्र निर्माण शुरू हुआ। ये वो समय था जब अंग्रेजों के जाने के बाद एक बहुत चुनौतीपूर्ण राह हमारे सामने थी। एक तरफ जहां देश के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं तैयार करनी थी, वहीं दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाने थे। ये वो समय था जब हिंदी सिनेमा के 3 नायक फिल्म संसार में अपनी राह पर आगे बढ़ रहे थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद। दिलीप कुमार और देव आनंद के इतर राज कपूर ने अपना अलग मैनरिज्म चुना। दर्शकों और फिल्म के कदरदानों को लगता है कि कहीं न कहीं उनका अंदाज चार्ली चैपलिन से प्रेरित था। जिस तरह चार्ली चैपलिन व्यंग्य और हल्के फुल्के अंदाज में समाज की गंभीर विसंगतियों पर प्रहार करते नजर आते हैं, ठीक यही काम भारतीय सिनेमा के मनोरंजक ढांचे में रहकर राज कपूर ने भी किया है। राज कपूर ने अपनी फिल्मों के विषय भी बहुत सावधानी से चुने। राज कपूर ने अपने सिनेमा में आम आदमी की दुनिया को चुना, उसके सपनों और उसकी उम्मीदों, उनकी आशाओं और निराशाओं को अपनी फिल्मों की कहानी में बुना। यहां उनके साथ थे ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे ज़हीन लेखक। इनमें से कुछ फिल्में उनके अपने प्रोडक्शन RK फिल्म्स की हैं, तो कुछ दूसरे निर्माता निर्देशकों की फिल्में रही हैं। राज कपूर का उदय भारत की आजादी के आसपास ही हुआ। सन 1948 में आग और 1949 में बरसात बनाने के बाद सन 1951 में राज कपूर लेकर आए फिल्म आवारा। आवारा कई मायनों में हिंदी सिनेमा की एक कालजयी फिल्म थी। ये संभवतः ऐसी पहली भारतीय फिल्म है जो एक गरीब और मजबूरी की वजह से राह से भटके युवक को नायक बनाकर पेश करती है। फिल्म के नायक को भले समाज आवारा कहता है, पर वो एक ईमानदार, मेहनती नागरिक बनना चाहता है। लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर की फिल्मों को एक खास समाजवादी परिदृश्य में ढाला था। आवारा को कान फिल्म समारोह में भी दिखाया गया था और राज कपूर को इससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। आवारा हूँ,
आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इसके बाद राज कपूर सन 1955 में लेकर आए श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर ने दिखाया कि किस तरह एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का राजू रईस बनने की चाहत में नैतिकता और सिद्धांतों की राह को छोड़ देता है। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी श्री 420 राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जा सकती है। श्री 420 में मुंबई की विशाल इमारतों में रहने वाले अमीर तबके और फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों के बीच के अंतर को बड़ी सच्चाई के साथ दिखाया गया है। आवारा और श्री 420 ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने राज कपूर को भारत से बाहर रूस, चीन और अन्य देशों में इतना लोकप्रिय बनाया कि आज इतने वर्षों बाद भी वहां उनकी फिल्में देखी जाती हैं और उनके गाने गुनगुनाए जाते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। आवारा और श्री 420 का राजू ही आगे चलकर फिल्म अनाड़ी में नजर आया। अनाड़ी का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऋषिकेश मुखर्जी आगे चलकर मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे बने। इस फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने दिखाया कि किस तरह से रईस गरीबों की परवाह किए बिना उनकी जान की कीमत पर और समृद्ध बनना चाहते हैं। ये फिल्म प्रेम की राह में वर्ग भेद की भी बात करती है। राज कपूर अभिनीत ये फिल्में दिखाती हैं कि नैतिकता और आर्थिक हितों के बीच कैसा विरोधाभास चलता है। उनकी फिल्मों के किरदार रईस बनने की चाहत में नैतिकता का दामन छोड़ देते हैं, जबकि गरीब सच और ईमानदारी की राह पर कायम रहते हैं। जीना इसी का नाम है। अब राज कपूर की 50 के दशक में आई 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें, जिनका निर्देशन भले उन्होंने नहीं किया, पर ये फिल्में आम आदमी के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। सन 1954 बूट पॉलिश, सन 1956 जागते रहो और सन 1957 अब दिल्ली दूर नहीं। बूट पॉलिश बात करती है बाल श्रम की, भीख मांगने की समस्या की। ये फिल्म मेहनत और स्वाभिमान सिखाती है और आह्वान करती है कि समाज के समर्थ लोग गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की कोशिश में सहयोग करें। जागते रहो फिल्म को कार्लोवी वेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्री पुरस्कार मिला। जागते रहो एक कालजयी फिल्म है। आज इतने बरस बाद भी ये फिल्म कितनी प्रासंगिक है। इस फिल्म के नायक को शहर का सफेद पोश वर्ग चोर समझ बैठा है। वो बेचारा गरीब है, कुछ बोलता नहीं, खुद को बचाने के लिए एक विशालकाय बहुमंजिला इमारत में इधर से उधर भागता रहता है। ये फिल्म दिखाती है कि हमें भेदभाव से परे एक बेहतर समाज रचना है। अब बातें सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं की। ये फिल्म गरीबों के शोषण और समाज के दोहरे चरित्र और कमजोर वर्ग के जीवन की समस्याओं को उजागर करती है। सन 1958 में आई फिर सुबह होगी। फ्योदोर दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित ये एक नायाब फिल्म है। राज कपूर ने इस बीच कुछ और फिल्में भी की जो कमोबेश आम आदमी के जीवन की कहानियां सामने लाती हैं, जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित फिल्म चार दिल चार राहें, ओम प्रकाश के निर्देशन वाली श्रीमान सत्यवादी और मनमोहन देसाई के निर्देशन वाली छलिया। जिस देश में गंगा बहती है सन 1960 में आई। ये फिल्म बीहड़ में रहने वाले डाकुओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की कहानी है। ये फिल्म महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत और उनकी इस बात का समर्थन करती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। फिल्म का नायक राजू कहता है, राका फेंक दे इस दो नाली को,
जिस लोहे की डायन ने महात्मा गांधी तरीके को नहीं पहचाना, वो तेरे को क्या पहचानेगी मेरे भाई। फेंक दे अपनी राइफल, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। अब लौट चले, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। और आखिर में बात तीसरी कसम की, जो सन 1966 में आई। राज कपूर के दोस्त गीतकार शैलेंद्र ने महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर यह फिल्म बनाई थी। इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। आज ये फिल्म विश्व सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल की जाती है। राज कपूर एक बैलगाड़ी हाँकने वाले गाड़ीवान हीरामन की भूमिका में थे और वहीदा रहमान हीराबाई की भूमिका में। हीरामन की निश्चलता और उसकी मासूमियत को कितनी कुशलता से साकार किया है राज कपूर ने। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। ये सच है कि आगे चलकर राज कपूर शोमैन हो गए। उनके सिनेमा की धारा भी ज्यादातर बदल गई। वो बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे। पर हिंदी सिनेमा के एक ऐसे निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, जिसने लंबे समय तक आम आदमी की कहानियों को चरितार्थ किया, उन्हें आम आदमियों तक पहुंचाया और रुपहले पर्दे पर संवेदना की धड़कन पैदा की। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। ये था संपादकीय राज कपूर अभिनीत फिल्मों में आम आदमी का चित्रण। और अब 2022 के कान फिल्म समारोह पर एक रपट। 17 मई से 28 मई के बीच 75वें कान फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। फ्रांस के मशहूर फिल्मकार माइकल हाजाविशियस की जोम्बी कॉमेडी फिल्म कूपेज के प्रदर्शन के साथ 75वें कान फिल्म समारोह की शुरुआत हुई। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके साथ ही इस बार भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। इसमें भारत को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर प्रस्तुत किया गया। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी इस समारोह में शिरकत की। उद्घाटन के दिन AR रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पूजा हेगड़े और R माधवन सहित कई भारतीय सितारे भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में रेड कारपेट पर चले। इन मशहूर हस्तियों के साथ साथ शेखर कपूर, रिकी केज, प्रसून जोशी, तमन्ना भाटिया और लोक गायक मामे खान भी इस समारोह में शामिल हुए। 2022 के कान फिल्म समारोह में 6 भारतीय फिल्मों को एंट्री दी गई है। इनमें R माधवन की फिल्म रॉकेट्री का वर्ल्ड प्रीमियर भी किया गया। भारत की ओर से जिन 6 फिल्मों को चुना गया था वो हैं रॉकेट्री, द नंबी इफेक्ट, प्रतिध्वनि, गोदावरी, अल्फा बीटा गामा, बूमर राइड और धुई। डायरेक्टर जयराज की मलयालम फिल्म भी इस सेक्शन में दिखाई गई, जिसका नाम था ट्री फुल ऑफ पैरट्स। इस श्रृंखला में शामिल थी असमिया फिल्म बूमर राइड, जिसका निर्देशन बिस्वजीत बोरा ने किया है। इन फिल्मों के अलावा सत्यजीत रे की 1970 में आई फिल्म प्रतिद्वंद्वी को एक विशेष स्क्रीनिंग में प्रस्तुत किया गया। इस फिल्म को सन 1956 में भी कान फिल्म समारोह में प्रस्तुत किया गया था। कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में बड़े पुरस्कार देने के साथ हुआ। पुरस्कारों का चयन फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जूरी ने किया और इस जूरी में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं बतौर जज। दिल्ली के शौनक सेन की फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का 2022 का गोल्डन आई पुरस्कार जीता।
आपको बता दें कि ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। बीते बरस पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री ने ये पुरस्कार जीता था। ये डॉक्यूमेंट्री थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इस बार कान क्लासिक में भारतीय फिल्म आर्काइव पुणे द्वारा संरक्षित सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा संरक्षित जी अरविंदम की मलयालम फिल्म थंप द सर्कस टेंट दिखाई गई। ये फिल्म सन 1978 में बनाई गई थी। इस समारोह में शौनक सेन की फीचर डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीद और प्रथम खुराना की शॉर्ट फिल्म नौहा को काफी पसंद किया गया। ये थी 75वें कान फिल्म समारोह पर एक रपट। 21 जून को मनाया जा रहा है विश्व संगीत दिवस। इस मौके पर चित्र भारती के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष फीचर, शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों का फिल्म संगीत में योगदान। फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत अमूमन दो समानांतर धाराएं रही हैं। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अक्सर फिल्म संगीत को थोड़ा कमतर माना जाता रहा, पर इन दो धाराओं का मिलन समय समय पर सेल्यूलॉइड के पर्दे पर होता रहा है और संभवतः इसकी शुरुआत का श्रेय संगीतकार नौशाद को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी कई फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों से गाने गवाए। जैसे इंदौर घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अमीर खान साहब से संगीतकार नौशाद ने सन 1952 में फिल्म बैजू बावरा में ये गाना गवाया। इसमें आपको साथ में सुनाई पड़ेगा ग्वालियर घराने के महान गायक पंडित डीवी पलुस्कर का दिव्य स्वर। आज गावत मन में झूम के तेरी तान भगवान, आज गावत मन में झूम के तेरी तान भगवान, आज गावत मन में झूम। उस्ताद आमिर खान ने इसके अलावा फिल्म शबाब, रागिनी और झनक झनक पायल बाजे में भी गीत गाए। तीनों फिल्मों के संगीतकार अलग अलग हैं। शबाब नौशाद के संगीत निर्देशन में आई, झनक झनक पायल बाजे वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में और रागिनी ओ.पी. नैयर के संगीत निर्देशन में। संगीतकार नौशाद ने पटियाला घराने के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को राजी किया फिल्म मुगले आजम में 2 गीत गाने के लिए। सन 1960 में आई फिल्म मुगले आजम के एक गीत की झलक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का स्वर। किराना घराने के मशहूर गायक पंडित भीमसेन जोशी ने कई फिल्मों में अपना स्वर दिया। सन 1956 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म बसंत बहार का ये गीत उन्होंने मन्ना डे के साथ गाया। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। 1973 में आई फिल्म बीरबल माय ब्रदर, 1972 में आई संत तुलसीदास और 1985 में आई अनकही में भी आपको सुनाई देती है पंडित भीमसेन जोशी की आवाज। इसके अलावा मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने कुछ फिल्मों में गाने गाए, जैसे सन 1966 में आई फिल्म लड़की सह्याद्री की। इस फिल्म की ये प्रार्थना। वंदना करो, अर्चना करो, इस धरा महान की, स्वर्ग के समान की वंदना करो। जयपुर घराने की प्रसिद्ध गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर का स्वर सन 1990 में आई फिल्म दृष्टि में सुनाई पड़ा। इसके अलावा सन 1964 में फिल्म आई गीत गाया पत्थरों ने और इसका शीर्षक गीत गाया विदुषी किशोरी अमोनकर ने।
पत्थरों ने गीत गाया, पत्थरों ने गीत गाया, पत्थरों ने। आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत सन 1976 में आई फिल्म कादम्बरी में था। विदुषी शोभा गुरटू ने कुछ फिल्मी गानों में अपनी आवाज दी। 1978 में आई फिल्म चौकी नंबर 11 और इसी बरस आई मैं तुलसी तेरे आंगन की। सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मना ही रही, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही जी, सैया रूठ गए। बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कुछ फिल्मी गाने गाए हैं। फिल्म दो बूंद पानी के एक गाने में उनकी आवाज तो है ही, पर 1981 में आई फिल्म कुदरत के इस गाने को भला हम कैसे भूल सकते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। बनारस घराने की ख्याल गायकी के लिए विख्यात हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। सन 1985 में उनका स्वर सुनाई दिया फिल्म सुर संगम में। पंडित अजय चक्रवर्ती ने कुछ फिल्मों में अपनी आवाज दी है और उनमें से एक है गदर एक प्रेम कथा। इसके अलावा पंडित छन्नूलाल मिश्रा की आवाज कुछ फिल्मों में सुनाई दी, जिनमें से एक थी फिल्म आरक्षण। सांस अलबेली, सांस अलबेली, सांस अलबेली, सांस अलबेली, सांस अलबेली, सांस अलबेली। शास्त्रीय संगीत की कई दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। विख्यात तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खां AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देते रहे। उनकी शुरुआत 1943 में फिल्म महासती अनुसुईया के साथ हुई थी। उसके बाद सखी हातिम, हातिम तई की बेटी, शान हातिम, सिमसिन मर्जीना, अलादीन लैला वगैरह कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। सुनिए फिल्म बेवफा के एक गाने की झलक। दिल मत वाला ना संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, शौक नजर से देखने वाला, प्यार का रोग लगा ही गया, दिल मत वाला ना संभाला। चूंकि बात चल रही है उस्ताद अल्लाह रखा खां की, तो हमें याद आए उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्होंने सही परांजपे की फिल्म साज में संगीत दिया था। शास्त्रीय संगीत की दो दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीतकारों की एक जोड़ी बनाई। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ये जोड़ी शिव हरि के नाम से मशहूर हुई और इस जोड़ी ने परंपरा, साहिबा, डर, लम्हे, चांदनी, फासले और सिलसिला जैसी फिल्मों में संगीत दिया। मैहर घराने के प्रख्यात सरोद वादक रहे हैं उस्ताद अली अकबर खां। उस्ताद अली अकबर खां ने सन 1952 में फिल्म आंधिया में संगीत दिया, 1953 में फिल्म हमसफर में। इसके अलावा फिल्म सीमा के इस गाने में उनका बजाया सरोद सुनाई पड़ता है। प्रख्यात सितार वादक उस्ताद रईस खां साहब ने मदन मोहन की संगीतबद्ध कई फिल्मों में अपने सितार का जलवा बिखेरा।
इन हस्तियों के अलावा और भी कई हस्तियां हैं जिन्होंने रजत पट पर अपने स्वर या अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा है और फिल्म संगीत को समृद्ध किया है। शास्त्रीय संगीत की दुनिया की देहरी पार करके वो फिल्म संगीत के रुपहले संसार में आए और उन्होंने यहाँ अपनी चमक बिखेरी। विश्व संगीत दिवस 21 जून, इस अवसर पर हमने आपको सुनवाया ये विशेष फीचर शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों का फिल्म संगीत में योगदान। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज पार्श्व गायक केके को विनम्र नमन। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। 31 मई को जाने माने पार्श्व गायक केके का निधन हो गया। वे कोलकाता में अपने एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे। जीवन सचमुच पानी का बुलबुला है। किसने सोचा था कि ये उनका आखिरी आयोजन होगा। अपने हजारों चाहने वालों को रोता छोड़कर अचानक चले गए केके। चुपके से कहीं धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। केके का पूरा नाम था कृष्ण कुमार कोनाथ। दोस्तों ने उनका नाम छोटा करके केके कर दिया। केके दिल्ली में पैदा हुए। दक्षिण भारतीय होते हुए भी उनकी हिंदी कमाल की रही। विविध भारती के एक इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली के अपने दिनों और बचपन को शिद्दत से याद करते हुए बताया था, बचपन की दुनिया जो है सबकी रंगीन होती है बिल्कुल, क्योंकि ना किसी चीज से डर लगता है और ना ही किसी से कोई शर्म आती है। सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। और मेरा भी ऐसे कुछ था। काफ़ी सारे दोस्त होते थे। मैं रहता था दिल्ली में ग्रीन पार्क में, और बहुत ही मेरे एज ग्रुप के बहुत सारे दोस्त होते थे। तो छुपन छुपाई से लेके लंगड़ी टांग से लेके ऊंच मांगी नीच से लेके कभी गुम्बद के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं। और पढ़ाई बहुत कम करता था मैं। मेरे मामा बहुत परेशान रहते थे, यार कभी पढ़ता तो है नहीं, क्या होगा। पर डैडी जब वापस आते थे उस वक्त से थोड़ी देर पहले मैं घर आ जाता था, क्योंकि डैडी का टाइम फिक्स होता था। पता था कि डैडी 6 बजे आएंगे वापस, तो 5:30 बजे घर पहुंच जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ी देर तो पढ़ लो। उसके बाद को अच्छा मैंने पढ़ लिया, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने। ऑलरेडी दिन भर खेल चुके हैं। ना स्कूल भी तो जाते थे यार, सुबह जाता था स्कूल। और वो स्कूल होता था अर्ली होता था दिल्ली में। जब जाते थे 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाते थे, वापस 1:30-2 बजे वापस आना होता था। और खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर सुस्ता लिए और उसके बाद शाम को निकलने खेलने। होमवर्क होता तो कर लिया, नहीं तो बाहर ही रहते थे। तो मेरा जो ग्रुप था बहुत बड़ा था। कंचे खेल लिए, लट्टू चला लिया, सब कुछ। स्कूल में ही मेरे को लगा कि मैं मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बाथरूम सिंगर जैसे कहते हैं ना, बाथरूम में गाता था बहुत शौक से। तो एक दिन मैंने स्कूल में, मेरे को किसी ने कहा तू अच्छा गाता है तो कंपटीशन में क्यों नहीं भाग लेता। मैंने कहा नहीं। फिर टीचर ने भी सुना मेरी आवाज़ को और उन्होंने कहा कि तुम गाओ सुनाओ। और उन्होंने थोड़ा सिखाया और कहा अच्छा तुम ये कंपटीशन के लिए ट्राई करो। फिर किया, स्कूल में वो गाना गाया। उसके बाद जो अपलॉज मिला मेरे को, तो मैंने कहा वाह क्या, मतलब लोग ताली मार रहे हैं मुझे। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और टीचर भी खत्म होने के बाद मुझे आके शाबाशी बेटा बहुत अच्छा गाते हो। तो एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट होता है ना एक बच्चे के लिए, बहुत एक वो इनकरेजिंग हुआ। बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे सडन नहीं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा गाता है यार, ये तो लड़का हमारा दोस्त है। और मेरे को उसमें फर्स्ट प्राइज मिल गया। बचपन से ही मुझे गाने जो हैं मेलोडिक अच्छे लगते थे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। गायक केके को हमारा विनम्र नमन। रहे या ना रहे याद आएंगे। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जून महीने का अंक।
शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया। दोस्तों नमस्ते। विविधा के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि विविधा जो है हर हफ्ते एक नई विशेषता के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष लेकर आती है। तो आज क्या नया लेकर आई है, क्या विशेष लेकर आई है, ये बताएंगे हम, यानी मैं अमरकांत और मनीषा जैन, हम दोनों का नमस्कार। तो मनीषा जी, जैसे कि मैंने बात विशेषता की है, तो वो विशेषता जो है वो क्या है, बताइए। मैं तो तिथि विशेष की बात कर रही हूँ अमर जी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारतीय मनीषा ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को हमेशा माना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने तो जैसे समूची दुनिया को ही एक कुटुंब का रूप दे दिया। देखिए अमर जी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो परंपरा है, इसका निर्वहन ही तो कर रहा है ये योग दिवस जी। और योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता ही जुड़ाव है। और इसी योग के साथ कुछ एक और भी चीज जुड़ी हुई है, एक संयोग है, बहुत सुखद, बहुत ही सुरीला संयोग है। और वो संयोग ये है कि 21 जून जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, वहीं 21 जून संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विविध भारती की तरफ से। और अब मैं यहाँ पे एक बात आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, कि जहां बात संगीत की आती है, जहां बात संगीत दिवस पर कर रहे हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो मनीषा जी हैं, ये संगीत सरिता के माध्यम से बहुत कुछ आप तक पहुंचाती हैं। इन्हीं से जाने कि आज संगीत दिवस पर ये क्या कुछ कहने वाली हैं और क्या कुछ विशेष लेकर आई हैं। एक बात हम सभी जानते हैं अमर जी, और आप भी जानते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो मातृभाषा है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अमर जी की संस्कृत जो है वो देव भाषा है। और संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, और वो है नादाधीनम जगत सर्वम, यानी नाद के अधीन ही समूचा जगत है। नाद को ब्रह्म मानती है हमारी भारतीय संस्कृति, और सनातन रूप से ही ये माना जाता है कि संगीत और नृत्य के जो प्रणेता हैं, वे हैं भगवान शिव जी। कोई भी मंच का कार्यक्रम हो, भारतीय संस्कृति का ये एक सुंदर रूप है कि वहाँ शिव नटराज के रूप में स्थापित होते हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ स्थापित होती है। तो आज क्यों ना हम हमारे श्रोताओं को योग दिवस और संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के साथ ही कार्यक्रम का आरंभ करते हैं नाद के प्रणेता शिव की उपासना से।
मनीषा जी, बहुत ही सुंदर, मतलब देखिए, हम श्रोताओं को दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सुना सकते हैं, और सुनने में ही जब इतना लीन हो जाने की स्थिति आ जाती है, तो सोचिए ये चीज जब दर्शक की हैसियत से कोई देखता होगा तो क्या उसकी स्थिति होती होगी, क्या उसकी मनस्थिति होती होगी। तो संगीत का जो जादू है वो कहीं एक अलग दुनिया में ले जाता है। और इसी तरह से जो योग की आपने बात की, योग हमारे तन मन को एकदम निर्मल कर देता है। जी हाँ। और संगीत और योग, इनमें यही समानता है। जी हाँ, ये बहुत ही मीठा गीत जो हमने सुना, श्रोताओं को बताना चाहेंगे, फिल्म भैरवी से हमने लिया था श्रोताओं। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर का था, संगीत रचा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संगीत के अलावा कुछ और भी ऐसी विधाएं हैं जो सीधे सीधे हमारे मन को निर्मल कर देती है। उसमें एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है, वो है अभिनय। एक कलाकार की बात अब हम करने जा रहे हैं जो जाने ही जाते हैं अपनी दमदार आवाज और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त प्रेजेंस की वजह से, और जिनके डायलॉग्स एक हिस्ट्री बना चुके हैं। अब वो डायलॉग तो है ना, वो हमारी आम जिंदगी में अपनी एक ऐसी जगह बना चुके हैं कि हम अपनी भाषा में उनको प्रयोग करने लगे हैं। अब अगर आप खुश हो गई तो आप कहेंगी मोगैम्बो खुश हुआ। या आपको अगर ये कहना है कि साहब मैं गलत नहीं हूं, तो आप ये नहीं कहेंगी कि मैं गलत नहीं हूं, आप कह देंगी डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ये तो खैर अमर जी का स्टाइल है जिसको हमारे श्रोता बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब ये भी समझ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं एक शानदार शख्सियत और बुलंद आवाज के मालिक अभिनेता अमरीश पुरी जी की। और अमरीश जी के बारे में खैर हमारे श्रोता बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी जानते हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस हम एक दो बातें जो जोड़ना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि दस्तूर है, रस्म है, रिवाज है, तो बताते हैं कि अमरीश पुरी साहब का विविध भारती के साथ बड़ा गहरा नाता रहा है। न सिर्फ अमरीश पुरी साहब बल्कि इनके भाई मदन पुरी और एक और भाई जिनका नाम ज्यादा लोगों की जबान पर नहीं आता, उनका नाम है चमनपुरी साहब। चमनपुरी साहब, इनको आप बहुत कम, आज के जो जनरेशन के हमारे श्रोता हैं वो उन्होंने इनको नहीं देखा होगा, लेकिन पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने इनको पुरानी फिल्मों में बहुत देखा होगा। बड़ी बड़ी मूंछें, दमदार आवाज, अलग शख्सियत। मैं एक बड़ी हिट फिल्म का आपको नाम बता देता हूं, प्यार किए जा। किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद, कल्पना कार्तिक और मुमताज वाली जो फिल्म थी, उस फिल्म में चमनपुरी साहब ने किशोर कुमार के पिता की भूमिका की थी, जो ओम प्रकाश के समधी रहते हैं। अच्छा। अब इसमें एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। जी जी जी। प्यार किए जा ये वही फिल्म है जिसका रीमेक है हसीना मान जाएगी डेविड धवन वाली। अच्छा। जिसमें संजय दत्त, गोविंदा, करिश्मा कपूर है। अब इसमें चमनपुरी वाला जो किरदार था वो कादर खान ने निभाया है। देखिए, तो एक्चुअली कहानी वही है मनीषा जी, लेकिन आज के संदर्भ में उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। उस जमाने से इस जमाने का जो शिफ्ट है वो इस फिल्म में दिखाई देता है। और लेकिन ये भी मजेदार फिल्म रही। वो भी अपनी जगह पे फिल्म रही, मजेदार। अब जब बात करें मजेदार शब्द जो आया है, तो मजेदार और अमरीश पुरी अगर ये जोड़ें तो अमरीश पुरी साहब ने जहां एक जगह पर बहुत ही खतरनाक विलन किया, वहीं इतने बेहतरीन कॉमेडी रोल भी किए। मुस्कुराहट फिल्म की बात कर लें, और भी कई फिल्में हैं जहां। अब उसके बाद अगर उनके कैरेक्टर रोल की बात करें, क्या बात है। उसके बाद अगर ये बात करें कि अमरीश पुरी साहब ने कभी अपने दर्शकों को, अपने चहेतों को रुलाया है, तो बात देख लीजिए उनकी फिल्म विरासत देख लीजिए, उनकी फिल्म देख लीजिए घातक देख लीजिए सनी देओल के साथ, जिसमें एक गले के कैंसर के मरीज का जो किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया है। मैं कहता हूँ कितना भी सख्त दिल इंसान होगा वो उसको देखकर भावुक जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये ईश्वर का वरदान होता है। आपने बिल्कुल सही कहा अमर जी की ये तो वाकई ईश्वर प्रदत्त एक गुण है। और एक बात आप जो बताते रह गए थे ना, वो हम बता देते हैं श्रोताओं।
अमरीश पुरी, चमन पुरी और मदन पुरी, ये तीनों ही जो भाई थे ना, इन तीनों ही का विविध भारती से संबंध था और वे यहाँ हवा महल में अभिनय करने आया करते थे। ये तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि मदन पुरी साहब अपने समय के माने हुए विलेन रहे हैं और चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने की। वो बहुत ही स्थापित कलाकार थे। चमन पुरी साहब जो थे वो भी करते थे काम, लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं कहलाते थे। अमरीश पुरी साहब की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी फिल्मों में। वो दौर था जब अमरीश पुरी विविध भारती के नाटकों में, हवा महल में, प्रहसनों में, झलकियों में लगातार काम करते थे और अपने संघर्ष के उन दिनों में विविध भारती को वो थामे रहे और विविध भारती ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अमरीश जी, आप जहां भी हैं, आज भी विविध भारती आपके साथ है, आज भी आपकी आवाज हमारे साथ है। और ये जो साथ आवाज है, इसे अब सुनवाने का आ गया है वक्त। अमर जी, श्रोता इंतजार कर रहे होंगे। एक प्रोग्राम जो उन्होंने विविध भारती से किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हमने बहुत सहेज के रखी है। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अमरीश पुरी साहब को याद करते हैं। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं? मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा। उसमें मैंने रहमत खां की भूमिका निभाई थी। कैरेक्टर रोल था, वो अच्छा था लेकिन विलेन नहीं था। हम रेगिस्तान में खैमों में रहते थे परिवार की तरह, और वो जिस ढंग से फिल्म फिल्माई गई उसके नज़ारे आंखों के सामने अब भी ताज़ा हैं। दिन के वक्त कड़कती धूप में तपती हुई रेत के ऊपर हम काम करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। कभी दरख्त की छांव में बैठ जाते थे। हाँ, इतने बड़े मैदान में रेत ही रेत दिखती थी और वहां पे मीलों मील कोई एक दरख्त नजर नहीं आता था। तो एक दरख्त के नीचे जब बैठते थे तो वहां ऊंट के जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो लग जाते थे पाँव में और खून चूस जाते थे। इन मुश्किलात का सामना करते हुए सभी कलाकार अपने काम से दिल नहीं हटाते थे। खास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि वहीदा जी जिस तरीके से रेत के टीले के ऊपर तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी, उनके आसपास कोई उनको छाता देने वाला, छांव देने वाला कोई नहीं रहता था। बहुत लगन के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया। लता जी के गाने उस फिल्म में जो गाए हुए हैं वो जयदेव जी के म्यूजिक में हैं। जयदेव जी का म्यूजिक भी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूजिक में, उनकी कॉम्पोजिशंस में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी वो आपको सुनाता हूँ। ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन,
अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे काले, अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, गलबैया डालो के छूटे नहीं, गलबैया डालो के छूटे नहीं, मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं, मेहंदी रची हथेलियाँ, मेहंदी रची हथेलियाँ, मेरे काजल वारे नैन रे, पल पल तुझे पुकारते पिया, पल पल तुझे पुकारते, हो कर बेचैन रे, बेचैन रे, हो कर बेचैन रे। हम मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। उनकी आवाज आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज हो। ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं। वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं। उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूँ। जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बंगला बने न्यारा। बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी बदलाई, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी बदलाई। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेषों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नज़र में वो एक बहुत महान कलाकार थे।
उनकी जो अंदर से आवाज निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास। वो जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूँ। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह, क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज में सोज था, खुशी थी, दर्द था। यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हो तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था। तो वहाँ किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहाँ स्टेज पे गाने की। अरे जाओ जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया। अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। श्रोताओं, ये थी अमरीश पुरी साहब की आवाज जो हमने आप तक पहुंचाई। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम के जरिए। और इस कार्यक्रम के जरिए हमें ऐसा लगता है कि जिन कलाकारों को हम याद करते हैं, आपकी भी आंखें नम होती होंगी, आपके भी दिलों में इन सभी कलाकारों की यादें एक बार फिर अपनी जगमगाहट के साथ उतर आती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दोस्तों, विविध भारती को इतना प्यार देने के लिए, अपने इस खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम विविधा को इतना प्यार देने के लिए। अपना प्यार जाहिर करते रहिए, मैसेज करते रहिए, मेल करते रहिए, सुनते रहिए विविधा। और अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार।
ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।